फहद शहबाज, आप इंटरनेशनल लॉबिंग करते हैं, पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। डू यू थिंक सो हमारे जो बड़े हैं वो जन जी के प्रॉब्लम्स को एक्चुअली समझ भी पा रहे हैं? हमसे पहले यूथ के लिए काम ज़रूर होता था इस मुल्क में, लेकिन वो यूथ को साथ रखते हुए नहीं होता था। यूथ जनरल असेंबली को आप पिछले 10 साल से लेके चल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी पॉलिसी सजेशन आपने गवर्नमेंट को दी जिससे नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सके आप? जन जी पढ़ती नहीं है, और मैं ये बड़ा बरमला कह रहा होता हूँ लोगों में कि जन जी की जो तारीख है ना, हिस्ट्री, मिसाल के तौर पे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जन जी से पूछें तो जन जी की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 2018 से शुरू होती है। 2018 से पीछे उनकी हिस्ट्री नहीं है। क्रिएटर इकोनॉमी की आप बात करते हैं, पाकिस्तान की क्रिएटर इकोनॉमी तो टिकटॉक और यूट्यूब के बाद खत्म हो जाती है। आगे बढ़ें, और जो समझते हैं कि पाकिस्तान के यंगस्टर्स कुछ नहीं कर सकते उनको गलत साबित करें। या मैं अगर इसमें एक ही बात कहूँगा कि बढ़ेंगे बेटी और बेटा तो बढ़ेगा पाकिस्तान। फॉर पाकिस्तानीज लिविंग अब्रॉड, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, सोशल इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान में 2026 की लिस्ट में मैं अकेला पाकिस्तानी था। और जो फोर्ब्स की और द लेडी डायना अवार्ड की बात करें तो ये दोनों एजाज़ात अपने नाम करके एक मुनफरिद एक रिकॉर्ड है कि ये दोनों मेरे पास हैं, सिर्फ अकेला पाकिस्तानी। देखिए जी, 50% से ज़्यादा यूथ तो आपकी सिन्फ़ नाज़ुक है, उसके लिए आपने ऐसा क्या खास किया? बहुत से लोग आपको बताएंगे आके कि ये वॉलंटियरिज्म का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको आज भी अगर मुआशरे में कहीं घुटन है तो आप अपनी वॉलंटियरिज्म जारी रखें, और ये किसी की बात में ना आए कि जिससे इनकम नहीं आ रही तो आप वो काम करें जिससे इनकम आए। तो मैं समझता हूँ कि रज़ा कराना काम करना बहुत ज़रूरी है। Hello and Assalamu alaikum. I'm Shahnila Kiran and today I'm hosting a podcast from the platform of CEO Club, and the guest we have today has recently won a prestigious award of Forbes 30 Under 30 Asia title in social impact category. Also, he has won Diana Award previously, and he's the only person who has won this title for Pakistan, and we are very proud to have him today in our studio. Let's introduce him. We have with us Mr. Fahad Shahbaz. अस्सलाम वालेकुम फहद, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। Thank you for taking time from your busy schedule and joining us today. सबसे पहले I would like you to walk us through your journey that enabled you to win this title of Forbes 30 Under 30 in social impact category. सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी व्हेन आई वाज 18। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, तो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी थी, यूथ जनरल असेंबली। सो हमारे जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स थे, सो एवरेज एज जो थी वो 16 से लेकर 20 साल के दरमियान थी, और मैं ख़ुद भी 18 साल का था। और हमने इसका जो मकसद था वो क्या था कि पब्लिक स्पीकिंग में हम बहुत सी गुफ्तगू करते हैं, तकारीर करते हैं, लेकिन उसका कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं होता। तो हमने सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए असेंबली की तर्ज पे, और जिस तरह से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है, हमारी पार्लिमान होती हैं, उसी की तर्ज पे कि अटेंशन नोटिसेस आएँ, रेजोल्यूशंस आएँ कि जो तकारीर हों और जो मसाइल हों यंगस्टर्स के, उनके ना सिर्फ उस पर गुफ्तगू हो बल्कि वो जब पेपर पर आ जाएँ तो उससे मुतल्लिका वजारतों के साथ मिलकर उसका हल तलाश किया जाए। और इसी सिलसिले में हमने 2018 में 26 मिनिस्ट्रीज़ पर मुश्तमिल शेडो कैबिनेट बनाई, पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम। क्योंकि होता ये है कि ये डेवलप कंट्रीज़ में जैसे ही हुकूमत आती है उसके साथ ओपोजिशन के जो होते हैं अरकान उनको डेलीगेट कर देते हैं मुख्तलिफ वजारतें, लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं होता। तो हमने उस गैप को हमने फिल किया। और जहाँ तक बात करें कि यूथ असेंबली के आने के बाद क्या तब्दीली आई, तो हमसे पहले यूथ के लिए काम ज़रूर होता था इस मुल्क में, लेकिन वो यूथ को साथ रखते हुए नहीं होता था। अब आप देखें कि जहाँ पे भी कंसल्टेशन सेशंस होते हैं, कोई बिल आता है, कोई एक्ट पास होना होता है, तो उसके जो कंसल्टेशन सेशंस होते हैं, चाहे वो कायमा कमेटीज़ हों, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लोकल NGOs के साथ करें, उसमें यूथ को अब ख़ास तौर पर बिठाते हैं। और 2019 में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने पहली मरतबा नेशनल यूथ काउंसिल की बुनियाद रखी, जो कि हमारी ही रेजोल्यूशंस और करारदादों की वजह से ये सारा कहते हैं कि फ़िज़ाने आम हुआ। दैट्स ग्रेट। मुझे ये बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने कहाँ से अपनी तालीम हासिल की, इसके अलावा आपका ताल्लुक़ किस इलाके से था, और
कोई मेंटोर या कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको इनकरेज किया हो, आपने इतनी यंग एज में 18 ईयर्स के एज में जो है वो यंग जनरल असेंबली का बुनियाद रखी, तो मैं जानना चाह रही हूँ कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया? अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और अपना बताइएगा किसी मेंटोर ने अगर आपको इंस्पायर किया तो। देखिए, लाहौर में मैं 3 तलीमी इदारों से बल्कि पढ़ा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से, पंजाब यूनिवर्सिटी से बाद मैंने एक मास्टर्स भी किया मीडिया स्टडीज़ में। उसके बाद पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ से मैंने अपना LLB किया। फिर मैंने एक बरतानवी यूनिवर्सिटी से अपना LLM किया। इस वक्त भी मैं बार एट लॉ का तालिब इल्म भी हूँ, साथ पब्लिक पॉलिसी की मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस करता रहता हूँ। ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से और फिर हेग एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल लॉ से जाके मैं मुख्तलिफ जो सर्टिफिकेशन वक्तन फ़वक्तन करता आया हूँ। और जहाँ तक आपने बात पूछी मेंटोर्स की, तो एक बैरिस्टर तैमूर मलिक पाकिस्तान के बड़े मायानाज और यंग वकील हैं। 2018 में मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। जिस तरह से उन्होंने मुझे गाइड किया कि एकेडेमिया में किस तरह से आगे बढ़ना है, जिस तरह से सोशल वर्क में कैसे आगे बढ़ना है, सोशल इम्पैक्ट कैसे बनाना है। और यूथ जनरल असेंबली को हमने जदीद तकाज़ों पर उस वक़्त उसकी एडवांसमेंट की। 2023 में डियाना अवार्ड मिला, 2026 में फोर्ब्स अंडर 30 के लिए नाम आया। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तैमूर मलिक साहब जैसे मेंटोर्स थे, वहाँ पर बाकी और भी बहुत से मेंटोर्स थे। तो ये मैं समझता हूँ कि कोई एक या दो मेंटोर नहीं, एक तो मैंने आपको बता दिया, बाकी कई ऐसे मेंटोर हैं जो पर्दे के पीछे रहते हुए जिन्होंने मुझे एक बतौर मेंटोरशिप फराहम की, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ आज मैं यहाँ पे हूँ। और ये सारी जो अचीवमेंट है, इसका जो मुतहरिक या उसको जो तहरीक देना है, वो उन्हीं मेंटोर्स की निस्बत से हुआ है। अच्छा, अभी आप जैसे फोकल पर्सन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम भी आपकी एक जॉब है, एक टाइटल आप होल्ड कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी अपनी एक लीगल फर्म भी है, उसके बारे में बताइए। क्या वो एक्टिव फॉर्म में है और कौन से प्लेटफॉर्म को आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी को? देखिए जी, मैं बुनियादी तौर पे कॉर्पोरेट कमर्शियल, उसके साथ मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हूँ। लेकिन हमारी जो फर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो फ्री लीगल एड सेल पे चलता है और ह्यूमन राइट्स लॉ को हम बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं। उसके बारे में डिस्कशंस होती हैं, उसकी पब्लिकेशंस हम वक्तन फ़वक्तन निकालते हैं। और देखें, ये जो रहनुमा लॉ है, इसको ना सिर्फ एक पाकिस्तान में ये काम कर रही, बल्कि इसके साथ साथ कुछ ऐसे क्लाइंटल हैं हमारी कि नेशनल गेटवे के थ्रू पाकिस्तान में जो बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं टेली कम्युनिकेशन से लेके बाकी, तो उसमें भी हम एडवाइस करते रहे हैं वक्तन फ़वक्तन। और जो हमारी टीम है वो भी हेग एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल लॉ और इस तरह के जो आलमी इदारे हैं, मतलब हेग में ICJB है और आर्बिट्रेशन की भी कोर्ट मौजूद हैं। और फिर पाकिस्तान में जो कहते हैं सालिसी, उसको फ़रोग देने के लिए आर्बिट्रेशन पे मुतअद्दिद सर्टिफिकेशंस करवाते रहते हैं। हमारा फर्दर लीगल फोरम भी मौजूद है, ADR फोरम भी मौजूद है। मैंने अपने LLM में भी ADR और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और मतलब इसी पे चल के आगे मेरा थीसिस चलता रहा। तो ये बुनियादी तौर पे हमारे जो रहनुमा लॉ है उसके तवज्जुह से हम ये काम कर रहे हैं। दैट इज़ ग्रेट। मुझे ये बताइएगा कि यूथ जनरल असेंबली को आप पिछले 10 साल से लेके चल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी पॉलिसी सजेशन आपने गवर्नमेंट को दी जिससे नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सके आप? देखिए जी, मुतअद्दिद थी, लेकिन मैं 3 का जिक्र करना चाहूँगा। एक तो लोकल गवर्नमेंट एक्ट पहले 2015 में, उसकी फिर वक्तन फ़वक्तन अमेंडमेंट होती रही। गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर कोई 3 मरतबा के करीब अमेंडमेंट हुई। सो आपने सुना होगा यूथ काउंसलर, पहली मरतबा ऐसे हुआ कि जिस तरह से किसान काउंसलर होते थे, ख़वातीन के लिए एक सीट मुख्तस होती थी, इस तरह से 21 से लेकर 24 साल तक के यंगस्टर के लिए भी एक सीट मुख्तस की गई। वो यूथ जनरल असेंबली की जो रेजोल्यूशंस थी उसका नतीजा है। दूसरा, 2018 में ट्रांस राइट प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि हम बात कर रहे थे यूथ की, हम बात कर रहे थे ख़वातीन की, बट एक थर्ड जो जेंडर है उस पर किसी ने बात नहीं की। तीसरी जो सबसे अहम कि हमने मुतअद्दिद अपनी दफ़ा हुकूमतों को रिकमेंडेशंस दी, और ये किसी एक सियासी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मुख्तलिफ सियासी हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, जिसके बायस 2019 में
प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूथ काउंसिल आई, फिर उसका एक बैच 2021 में आया, फिर अब 2024 में उसका एक बैच आया। तो मैं समझता हूँ कि ये 100 से ज़ायद लोगों को मुंतखब किया जाता है, उनकी मेंटरशिप की जाती है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, जिसके बाद वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर अक़वाम आलम में पाकिस्तान की वो जो कहते हैं ना दास्तान फ़रासत को सुनहरी लफ्ज़ों में तहरीर करना, वो काम उनसे नौजवानों से लिया जा रहा है। तो क्या क्राइटेरिया क्या है आपका सिलेक्शन का? अगर कोई यूथ जनरल असम्बली को ज्वाइन करना चाहता है, जैसे आज हमारे पास यूथ में से भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, अगर वो चाहते हैं इसको ज्वाइन करना, तो क्या इनिशियल आपकी स्क्रीनिंग होती है? किस तरह से वो अप्रोच कर सकते हैं आपको? देखिए जी, 2 बुनियादी क्राइटेरिया। सबसे पहले कि पाकिस्तानी दूसरी सतह पे 15 से 29 साल की उम्र के दरमियान हो, और इब्तदाई सतह पे इसकी स्क्रीनिंग होती है। आप अपनी एप्लीकेशन देते हैं, एक स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग के बाद हम एक शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि इंटरव्यूज़ के लिए कौन एलिजिबल है। उस इंटरव्यू के बाद एक फ़ाइनल हतमी लिस्ट होती है, उनका एक ओथ होता है। अच्छा, मैं इसमें एक बात मेंशन कर दूं, इसमें ऐसे नहीं है कि अगर हम 96 मेंबर्स को लेके आ रहे हैं, क्योंकि जो 96 मेंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हाउस ऑफ फेडरेशन जो हमारा पाकिस्तान का अपर हाउस है, सेनेट, ये उसके मुताबिक चल रहा है। अच्छा, इसमें ऐसे नहीं है कि अगर मेरिट ऐसे हो कि 96 लोग लाहौर से हमें मिल जाए तो हम लाहौर से रख लेंगे, नहीं। इसका एक बाकायदा तौर पर इसका एक तनासुब कायम किया गया है। इसमें पंजाब, सिंध और ख़ास तौर पे अंदरून सिंध, केपी और एक्सपाटा, इसके अलावा बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान से के अलावा जो हमारे पास है गिलगित बल्तिस्तान, फिर हमारा आज़ाद कश्मीर का जो हिस्सा, और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, माइनॉरिटीज़ को। तो इसमें तनासुब के साथ नुमाइंदगी दी जाती है। ये किसी एक एलीट की या फिर ये किसी एक ही ख़ास तबके की, कोई पॉलिटिकल तबके की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ही इसे कोई किसी पॉलिटिकल जमात की है। ये पूरे पाकिस्तान के यूथ की ऑर्गेनाइजेशन है। 18 साल की उम्र में जब आपने स्टार्ट किया, डिड यू बिलीव इन दैट ड्रीम व्हाट यू आर गोइंग टू स्टार्ट विल मेक अ इम्पैक्ट, विल क्रिएट अ इम्पैक्ट नेशन वाइड और मे बी ऑन ग्लोबल पर्सपेक्टिव? देखिए जी, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है शॉर्ट एनालिसिस और एक होती मैनिफेस्टेशन। जब ये हमने आगाज़ किया तो 18 साल का था, घर में पढ़ने का रुझान था, तो ये ज़रूर पता था कि आपकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती हैं, आपकी वीकनेस क्या हो सकती हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए एक बिल्कुल छोटी सतह से इसका आगाज़ किया, जो कि बनता बनता स्ट्रक्चर चला गया कि आज आईवी लीग के जो इदारे हैं उनमें हमारे चैप्टर्स मौजूद हैं, ऑक्सब्रिज में हमारे चैप्टर मौजूद हैं, और इसके साथ जो ये बात है ना फोर्ब्स की या डायना अवार्ड की, सो इसका आगाज़ इसी मैनिफेस्टेशन के साथ हुआ। तो ये तय कर लिया हुआ था 22 साल की उम्र में कि आगे चल के किस तरह से ये एजाज़ात के लिए मेहनत करनी है, क्योंकि देखें ये एजाज़ात मेरे ज़ाती तौर पे नहीं कि मैं इनके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, बल्कि ये यूथ असेंबली की रिकग्निशन के लिए इन अवार्ड्स का होना बहुत ज़रूरी था। गुड। मुझे ये बताइए कि इस अवार्ड के लिए आपकी सिलेक्शन कैसे हुई? क्या कोई रिकमेंडेशन जाती है पाकिस्तान से, या आपको वैसे ही ग्लोबली नोटिस किया जाता है कि किस कंट्री में कौन कौन सी जो हैं वो इम्पैक्ट क्रिएटर डिसरप्टर्स मौजूद हैं, स्पेशली यूथ के हवाले से? हमारी ऑडियंस को दे हैव वेरी लिटिल आइडिया कि किस तरह से ये अवार्ड जीता जा सकता है। तो अगर देखने वालों में या जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनमें से अगर कोई फोर्ब्स 40 अंडर 40 या 30 अंडर 30 में आना चाहता है, तो वो क्या रोड मैप है उसके लिए, और सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, देखें, इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपकी एज 29 तक होनी चाहिए। फोर्ब्स की जब हम लिस्ट की बात करते हैं, बहुत सी लिस्ट है, 100 CEOs भी होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स भी होते हैं, इस तरह की बहुत सी लिस्ट होती है। फोर्ब्स वक्तन फ़वक्तन शाये करते रहते हैं, लेकिन जो इसकी सबसे प्रेस्टिजियस लिस्ट जो होती है वो अंडर 30 हमेशा से रही है। उस अंडर 30 की लिस्ट के लिए एक तो आपकी एज 29 साल तक हो, और फिर आपको कोई भी रिकमेंड कर सकता है, और वो रिकमेंड करने में कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए होती। आपका नाम, आपका ताल्लुक़ किस इदारे से है, आपकी ईमेल या फ़ोन नंबर, ये 3 या 4 चीज़ें होती हैं। अब ये करीबन 12,000 के करीब एप्लीकेशंस आती हैं। अब उन एप्लीकेशंस में से स्क्रूटनी करके 4,000 को फाइनल किया जाता है, जिसे आप कहते हैं कि सेमीफाइनल
तक पहुंच गए हैं, या ये एक सेमाइस की एक लिस्ट आ गई है। ये आप एशिया की बात कर रहे हैं? ये एशिया या की, ग्लोबल? क्योंकि एशिया की, क्योंकि 3 ही लिस्ट होती हैं, एशिया की, यूरोप की और नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा, ये एक ही रीजन होता है। तो 3 लिस्टें होती हैं और इसकी कोई ग्लोबल एक ओवरऑल कोई लिस्ट नहीं होती। तो वो मैं बता रहा था कि 4000 लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं और उन 4000 को एक परफॉर्मा आ जाता है जिसके ऊपर आपने सारी डिटेल लिखनी होती है, साथ एविडेंस जो होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो साथ आपने प्रोवाइड करने होते हैं और उन पे बताया जाता है कि आपका रेवेन्यू कितना है, अगले 1 साल बाद आपका रेवेन्यू कितना होगा, 5 साल बाद कितना होगा, अभी आपका सोशल इम्पैक्ट कितना है, अभी आप कितने लोगों की ज़िंदगी में असरअंदाज हैं और इसके बाद आप कितनी, तो ये तमाम जो मैट्रिक्स आप देते हैं, तो उसके बाद वो 4000 की जो एक 4000 लोगों को वो भेजते हैं, उनमें से बाद में इनको सिलेक्ट किया जाता है और फिर ये जो लिस्ट होती हैं ये वक्तन फ़वक्तन, दिसंबर में मेरा ख्याल है कि अमेरिका की लिस्ट आती है, जून में या मई के एंड में जो एशिया की लिस्ट आती है, और मुझे सोशल इम्पैक्ट के लिए नामज़द किया गया। और सोशल इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान में 2026 की लिस्ट में मैं अकेला पाकिस्तानी था। और जो फोर्ब्स की और द लेडी डायना अवार्ड की बात करें तो ये दोनों एजाज़ात अपने नाम करके एक मुनफरिद एक रिकॉर्ड है कि ये दोनों मेरे पास हैं, सिर्फ अकेला पाकिस्तानी। दैट इज़ वाई यू आर बीइंग सेलिब्रेटेडली नेशन वाइड दिस डेज, माशाल्लाह। थैंक यू। तो थोड़ा सा आगे गुफ्तगू को लेकर चलूँगी। इन अवार्ड्स को हासिल करने के बाद, टाइटल्स को हासिल करने के बाद, फ्यूचर में आपको इनके पर्सनल बेनिफिट्स क्या होंगे और नेशनल बेनिफिट्स पाकिस्तान को इससे क्या मिल सकते हैं? देखिए जी, जब तक आपने बात की ना इन एजाज़ात को हासिल करना, तो वो अहमद जावेद कहते होते हैं कि ये जो एजाज़ात होते हैं ना, ये आपके पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं। सो आपके ऊपर चैलेंज आ जाता है कि आपने अपने आप को मज़ीद साबित करना है, मज़ीद मनवाना है, मज़ीद प्रूव करना है कि आप इस काबिल हैं, या आप इस काबिल थे, या आप इस काबिल आगे चल के रहेंगे। तो इस पे मैं जहाँ तक मेरी बात है तो मैं एकेडेमिया के हवाले से भी और मैं बाकी अपने सोशल इम्पैक्ट के हवाले से मज़ीद इसमें आगे मेहनत कर रहा हूँ, उसकी एडवांसमेंट के हवाले से। जहाँ तक इसकी रिकग्निशन है तो आप फोर्ब्स कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे भी इस साल फोर्ब्स का सिंगापुर में एक इवेंट होगा, उसमें हमें मदऊ किया जाएगा। फिर इसी तरह से अमेरिका में और पूरे यूरोप में इसकी मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसका आप हिस्सा बन जाते हैं। और फिर अल्टीमेट इस तरह के जब एजाज़ात होते हैं तो इसके बाद मुख्तलिफ ममालिक में जब आप किसी भी तरह से अप्लाई करते हैं फेलोशिप के लिए, या आप यूनिवर्सिटी एडमिशन्स की बात कर लें पोस्ट ग्रेड के लिए, या फिर आप इसके अलावा आप बात कर लें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए, तो वो एक रिकग्निशन फोर्ब्स की तरफ से मिल जाती है। तो जिसके बाद आपका जो पाथवे है वो बहुत आसान हो जाता है। ग्रेट टू हेयर दैट। कॉन्वर्सेशन काफ़ी सीरियस हो गई है, तो उसको थोड़ा लाइट करने के लिए मेरे पास एक रैपिड फायर मौजूद है फ़ाहद के लिए। तो इन सिंगल वर्ड और सिंगल सेंटेंस आई विल बी एक्सपेक्टिंग योर आंसर्स। आर यू अ टी पर्सन और कॉफ़ी पर्सन? चाय। अर्ली बर्ड और नाइट आउल? अर्ली बर्ड। वन बुक एवरीवन शुड रीड? बहुत मुश्किल एक है अब, क्योंकि इसके अंदर सवाल के अंदर ये है कि अब ये हर किसी के बुनियादी तौर पर मुनहसिर है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लीडरशिप की बात करूं या मतलब उसकी बात करूं इन्वेस्टमेंट की, और के जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं या जो पैसे कमाना चाहते हैं, तो मैं वो समझता हूं कि जो है साइकोलॉजी ऑफ मनी उसको पढ़ लें, ठीक है। या अगर आपने अपनी थोड़ी सी कह लें कि एक लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए काम करना है तो जो 7 हैबिट है आप उसको पढ़ लें। और इस तरह की कई लीडरशिप्स की किताबें मौजूद हैं और ये एडवांस भी, तो ये जो लीडरशिप वाले हैं वो उस पर बता सकते हैं। बाकी अगर मैं कहूँगा जी फ़लसफ़े की बात करनी तो सूफीज़ वर्ल्ड पढ़ लें, तो ये अपने आप पर मुनहसिर है। जी, रैपिड फायर थोड़ा लंबा हो गया। वन पाकिस्तानी लीडर यू एडमायर? मोहम्मद अली जिन्ना। Great. One global leader who inspires you? Nelson Mandela. Okay. Biggest strength of yours? Consistency, hard working, self-belief. Good. Biggest weakness? थोड़ा सा सुस्त हूँ। लेकिन सुस्त होना तो अच्छा है ना। बिल गेट्स ने कहा था ना कि मैं सुस्त लोगों को जॉब देता हूँ ताकि वो शॉर्टकट्स निकाल के काम जल्दी कर देते हैं। ओके, वन हैबिट दैट चेंज्ड योर लाइफ? रीडिंग। ओके, पब्लिक स्पीकिंग और वन-ऑन-वन कॉन्वर्सेशंस? पब्लिक स्पीकिंग।
आपने आई गेस यूनाइटेड नेशंस पे भी एड्रेस की जी, है। जी। इसके अलावा और कौन से इंटरनेशनल फोरम्स हैं जहाँ पे आपने एड्रेस की है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है? और आई थिंक पब्लिक स्पीकिंग की स्किल जो है ये मच रिक्वायर्ड स्किल है वहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है यूनाइटेड नेशन जिनीवा में। इसके अलावा कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग समूआ में, OIC, SCO, ब्रिक्स प्लस इंटरनेशनल बिजनेस फोरम, COP29 और इसके अलावा मुतअद्दिद कॉन्फ्रेंस। ये तो वो हैं कि जो कॉन्फ्रेंसेस आलमी जो इदारे हैं या जो इलाकाई फ़ोरम हैं उनकी हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद कॉन्फ्रेंसेस और करीबन 20 के करीब ममालिक में पूरे पाकिस्तान की यूथ की नुमाइंदगी वक्तन फ़वक्तन करता रहा। That's great. Next question is one word that defines Pakistan's youth. अभी आपने यूथ की बात की कि आप रिप्रेजेंट करके आए हैं। पाकिस्तान यूथ हार्ड वर्किंग बट अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। तो अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए कैसे क्रिएट की जा सकती हैं? आपका क्या ख्याल है किस डिपार्टमेंट को? 78 ईयर्स में जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर यूथ पे वैसी तवज्जो नहीं दी गई जैसी देनी चाहिए, और यूथ तब ही कामयाब होगी। देखें, मैं इस पे ये रैपिड फायर से थोड़ा सा बाहर निकल के बात करूँ, अगर मुझे इजाज़त दें बाहर शॉर्ट्स मारने की। तो देखें, आप डॉक्टर बनते हैं, हाउस जॉब करते हैं, आप लॉयर बनते हैं, आपकी अप्रेंटिसशिप होती है, आप EI इंजीनियर्स बनते हैं, आपको एक तजुर्बा होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो बाकी शोबा जात हैं, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना है तो उसको कोई ट्रेनिंग यहाँ पर हम नहीं देते। हमने किसी यंगस्टर ने जर्नलिस्ट बनना है, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। किसी ने आके जो है सियासत में आना है, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो जब हम अपने यूथ को ये प्लेटफॉर्म, ये ट्रेनिंग फ्राहम करें ना, और उसके बाद हम कहें कि पाकिस्तान की यूथ में वो दमखम मौजूद नहीं, तो मैं ये समझता हूँ कि इसका ज़िम्मेदार यूथ नहीं है, बल्कि उस तरफ बैठे हुए चंद % हैं जो ये 64% यूथ के फैसले करते हैं। ओके, योर फेवरेट कोट? बहुत से कोट हैं, मुझे कोई अभी जो माइंड में आ रहा हो आप बता दें। फेवरेट थोड़ा सा आई थिंक जो मुझे जो बेहतर लगता है, जिसमें मैं अक्सर सोचता हूँ कि डोंट थिंक डू इट, कि ज्यादा ना सोचें, बस कर डालें। ये मुझे एक्जीक्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन आइडिया। क्योंकि मुझसे ये अक्सर सवाल पूछा गया कि आप ही क्यों, आपसे, और मैं देखें इस बात का बहुत ज़्यादा इस बात पे यकीन रखता हूँ कि अगर बात की जाए कि यूथ की रैंकिंग की या आप कहाँ पे फॉल करते हैं, तो शायद मैं सबसे आखिरी नंबरों पर हूँ। लेकिन जो एक चीज़ मुझे लगती है कि क्या चीज़ बेहतर है, वो ये है कि एग्जीक्यूशन, जो सोचना है, जो करना है, उसे कर डालना है। और मुझसे काबिल लोग भी हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर गुफ्तगू करने वाले, मुझसे ज़्यादा बेहतर उनका एकेडेमिया होगा, बाहर से पढ़े होंगे, अच्छे इदारे से पढ़े होंगे, और मुझसे ज़्यादा शायद उनका सोशल इम्पैक्ट भी यहाँ पर हो, लेकिन वो है कि वो एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं आते। सो एग्जीक्यूशन इज़ की। ग्रेट। अब मेरे पास एक जो सेगमेंट है उसमें मैं आई वुड वांट यू टू गिव अ मैसेज टू ईच कैटेगरी। कैटेगरी का नाम मैं आपको बताऊंगी और उनके लिए वन लाइनर मैसेज आप देंगे। एनी मैसेज फॉर स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ रहे हैं लोग? आगे बढ़ें, और जो समझते हैं कि पाकिस्तान के यंगस्टर्स कुछ नहीं कर सकते, उनको गलत साबित करें। या मैं अगर इसमें एक ही बात कहूँगा कि बढ़ेंगे बेटी और बेटा तो बढ़ेगा पाकिस्तान। गुड, वेरी गुड पर्सपेक्टिव। एनी मैसेज फॉर यंग प्रोफेशनल्स जो काम कर रहे हैं अभी, यंगस्टर्स? गोल अपना बनाएं, उसके बाद उस गोल पे मेहनत करें। 2 इसके हैं, कोई मज़ीद इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट इज़ फॉर लॉयर्स? इंसाफ से काम लेना चाहिए, जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में लॉयर उस तरह से काम नहीं ले रहे। एनी मैसेज फॉर सोशल एक्टिविटीज़? सोशल एक्टिविस्ट ये कि बहुत से लोग आपको बताएंगे आके कि ये वॉलंटियरिज्म का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको आज भी अगर मुआशरे में कहीं घुटन है तो आप अपनी वॉलंटियरिज्म जारी रखें, और ये किसी की बात में ना आए कि जिससे इनकम नहीं आ रही तो आप वो काम करें जिससे इनकम आए। तो मैं समझता हूँ कि रज़ा कराना काम करना बहुत ज़रूरी है। और इनिशियल स्टेजेस पे जब आप इंडस्ट्री में, ये प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रख रहे होते हैं, तब बहुत ये हेल्प करता है आपको। एनी मैसेज फॉर वुमेन लीडर्स? पहले भी बताया था, अब जुमला उसको हम थोड़ा सा मज़ीद रिफ़ाइन कर देते हैं, बढ़ेगी बेटी बढ़ेगा पाकिस्तान। ओके। और आजकल कंटेंट क्रिएशन का दौर चल रहा है, तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आप स्पेसिफिकली क्या मैसेज देंगे?
देखें, आप इस दौड़ में ना रहें कि कौन सा कंटेंट जल्दी वायरल होने वाला है। मैं आज भी समझता हूँ कि जो मयारी, अच्छा और एक स्पेसिफिक फील्ड पे काम करते हैं तो लोग उनको सब्सक्राइब करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक पाकिस्तान की हिस्ट्री और दुनिया के मुख्तलिफ चैनल्स दुनिया के मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में वो बताते हैं, मुल्कों की तारीख़। तो मैं नाम भी मेंशन कर देता हूँ, देखो सुनो जानो। तो जब वो शुरू हुआ था ना, तो लोगों ने कहा था जी ऐसा कंटेंट कोई नहीं देखता, यूट्यूबर्स हैं यहाँ पर तो और तरह का फैमिली व्लॉगिंग चलती है, लेकिन आप देखें कि उसके सब्सक्राइबर कितने ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद हैं। Okay. Any message for entrepreneurs? मेहनत करें, पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करें। Good. For Pakistanis living abroad, overseas Pakistani जो हैं। जब आपको लगे कि पाकिस्तान में आके आप सेम एक जो है ना लाइफस्टाइल अपना मेंटेन भी कर सकते हैं और आप उसी तरह से काम कर सकते हैं, तो आपको पाकिस्तान आ जाना चाहिए। जो गैर मुल्की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, रेमिटेंस तो भेजते हैं, बट पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। Okay. And lastly, the future policy makers. पढ़ें, तहकीक करें और उसके बाद लिखें, क्योंकि अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा लिखेंगे, और अच्छा लिखेंगे तो अच्छा बोलेंगे। That's all from my side today. So I am with Fahd Shehbaz, who made Youth Journal Assembly when he was 18 years old. Featured in Forbes 40 under 30. Featured in Forbes 30 under 30. He is also recipient of Diana Award. Represented Pakistani youth in UN. A lawyer from UK and also expert policy maker from Oxford and Cambridge. I so want to know how old is actually Fahd Shehbaz? जी, मैं इस वक्त 29 का हूँ और ये सब कुछ कर गया हूँ, और अभी मैं समझता हूँ कि ये दिस इज जस्ट बिगनिंग, अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है। 18 साला फहद शहबाज ने कैसे बना ली थी वो यूथ असेंबली? देखिए, ये यूथ जनरल असेंबली का जब आगाज़ किया तो हम डिबेट्स तो पहले से करते थे, बहुत सी जो अपनी तकरीरें खुद लिखते थे और फिर उन्हें जाके ऑडियंस के सामने करते थे, कंपटीशन होते थे और कंपटीशन में नुमाया पोजीशंस लेके आते थे। लेकिन उसमें हमने गैप आइडेंटिफाई किया, या जो यूनाइटेड नेशंस की मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस होती थी, मॉडल यूनाइटेड नेशन जिसे आप कह लें, तो उसमें हम जाके तकरीर भी करते थे, ड्राफ्ट भी बनाते थे, और उसके बाद हम ब्लॉग बना रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, वो जो है ना अनमोड कॉकसेस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो जो एक रेजोल्यूशंस बनाते थे, जिस रेजोल्यूशन में हम कहते थे जी अब कश्मीर का मसला भी हल कर दिया है, इस रेजोल्यूशन के अंदर पाकिस्तान जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी बन गया, लेकिन हम उसको एक डस्टबिन में फेंक देते थे। बेस्ट डेलीगेट मिलता था या आउटस्टैंडिंग डेलीगेट अवार्ड मिलता था, लेकिन उसके बाद कोई इसकी इंप्लीमेंट नहीं होती थी। तो हमने उसमें फिर कोशिश ये की कि ये जो हम तकरीरों में करते हैं बातें कि यूथ के लिए जी सीट मुख्तस की जाए, इसकी एक ड्राफ्ट बन गया, इसकी करारदाद पास होगी, सब ने वोट कर दिया, लेकिन इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्या है? सो उसके लिए 2015 में 5 अगस्त का दिन था जब हमने इस आइडिया पर काम किया और हमने इसको सोशल मीडिया पे अनाउंस किया। पाकिस्तानी जवान के लिए आपने ऐसा क्या काम किया जिस पे आपको वाकई बहुत फख्र है? देखिए, मैंने बताया कि जिस तरह से पाकिस्तानी नौजवान, इनके लिए मुख्तलिफ हुकूमतें काम तो करती रही हैं, लेकिन इनको साथ रखते हुए काम नहीं करती थी। एक ब्यूरोक्रेट होता था जिसकी उम्र 50 साल प्लस होती थी, सियासतदान होते थे 50 साल प्लस, वो आपस में एक बिल बना देते थे आपके लिए कि यह बिल असेंबली में आएगा, ये अल्टीमेट एक एक्ट में तब्दील होगा, लेकिन किसी ने आज तक यूथ की कंसल्टेशन सेशन करते हुए, उनको सामने बिठाते हुए उनसे एक्चुअल में नहीं पूछा कि उनके मसले क्या हैं और उसका जो हल है वो किस तरह से हो सकता है। सो यूथ जनरल असेंबली के आने के बाद हर डिपार्टमेंट ने, हर मिनिस्ट्री ने, हर इदारे ने और हर हुकूमत ने हमें साथ बिठाना शुरू किया और यूथ के मसले को देखें बड़ा संजीदगी से काम करना शुरू किया। आज देखें कि हर हुकूमत की कोशिश है कि यूथ को स्कॉलरशिप्स भी मिल जाएं, यूथ को लैपटॉप्स भी मिल जाएं, यूथ की जो है कम्यूट करने के लिए उनको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी मिल जाएं, और इस तरह की बहुत सी चीज़ों पे काम करें, क्योंकि अब यूथ एक हकीकत है। और अक्सर लोग कहते हैं ना जी यूथ के लिए कुछ एक मखसूस एक कोटा कर दें जी असेंबली में आके,
कोटा उनके लिए होता है जो माइनॉरिटी में होते हैं। हम तो अक्सरियत में हैं, 64% यूथ है, तो अक्सरियत वाले जो होते हैं उनका तो राइट होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि यूथ अपने अब राइट पे खड़ी है और यूथ को मुख्तलिफ अवेयरनेस लेके आने में कहीं ना कहीं यूथ जनरल असम्बली की काविशें। देखिए जी, 50% से ज़्यादा यूथ तो आपकी सिनफ नाजुक है, उसके लिए आपने ऐसा क्या ख़ास किया? देखिए, हमने एक तो पाकिस्तान में पहली मर्तबा जिस तरह से हम सारे लॉयर थे ना, तो हमारे मुख्तलिफ तरह से कॉम्पिटिशन्स होते थे, मोड कॉम्पिटिशन्स और इस तरह से। सो हमने पाकिस्तान में पहली मर्तबा सिर्फ फीमेल लॉयर्स के लिए हमने ये मुनक्किद करवाए, और कि ये जो निज़ाम इंसाफ है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मसले हैं, अब ये देखिए ना, फैमिली लॉज के मसले हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के मसले हैं, इसी तरह से हरासगी के मसले हैं, तो इनका जो हल होगा वो कौन करेगा? इनका हल तब ही होगा जब ख़वातीन उन पोजीशन पे पहुंचेगी। स्टेट तो करेगी, लेकिन उन ख़वातीन का वहाँ पहुँच के बिल्स बनाना, वहाँ पहुँच के एक्ट में पार्टिसिपेशन करना वो जरूरी है। तो हमने इसको करने के लिए पाकिस्तान में मोट और कमीशन जो थे, हमने ये मोट कॉम्पिटिशन्स भी करवाए, और फिर इसी तरह से फोस्पा के साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान में यूथ के लिए जो ख़वातीन हमारी हैं उनके लिए काम किया। और फिर हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, विमेन इन लीडरशिप, जिसमें हम स्पेसिफिक एक आवाज़ के नाम से जो एक ख़वातीन की एक लीडरशिप ट्रेनिंग करवाते हैं, और उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पढ़ाए जाते हैं, फ़लसफ़ा पढ़ाया जाता है, इकनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, लिटरेचर पढ़ाया जाता है, आर्ट्स, हिस्ट्री, लीडरशिप पढ़ाई जाती है। आपने सीवी कैसे बनानी है, आपने लेटर कैसे लिखना है, आपने पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं, जो बुनियादी लवाजमत, वो उसमें शामिल है। फहद शहबाज, आप इंटरनेशनल लॉबिंग करते हैं, पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। डू यू थिंक सो हमारे जो बड़े हैं वो जेन जी के प्रॉब्लम्स को एक्चुअली समझ भी पा रहे हैं, और स्टिल देयर इज़ अ बिग जनरेशनल गैप बिटवीन देम? देखिए, ये जो जेन जी वाली आप बात कर रहे हैं ना, तो मैं ये समझता हूँ कि अवेयरनेस तो मौजूद है, लेकिन उस अवेयरनेस का बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मैं आपको इसमें चंद मिसाल। अवेयरनेस बड़ों को है या छोटों को है? जेन जी को अवेयरनेस है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? उसका इस्तेमाल ऐसे किया जा रहा है कि आप कुछ ममालिक के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, आप उन्हीं के, मतलब अमेरिका की हम बात कर लें, हम इसी तरह से नेपाल की बात कर लें, हम इसी तरह से इंडिया की बात कर लें, और भी बहुत से ममालिक आते हैं। ये तीन मैंने आपके साथ एक टेस्ट केस के तौर पे रखे हैं, जिसमें और सबको नज़र आ रहा है कि वाज़े तौर पर क्या चीज़ें हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, किससे नुकसान होगा अपने अपने मुल्क को। लेकिन जेन जी ने उस पर आगे बढ़ के अपना जी पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने एक ज़िद के तौर पे कि जी हमारे बड़े थे ना, अब हमने इसके इस तरफ चलना है। तो जेन जी की ये जो मसाइल हैं, इसके ज़िम्मेदार कौन है? इनके ज़िम्मेदार इससे पिछली जनरेशन है। मिलेनियम के अगर मसाइल हल नहीं हुए था, तो उससे पिछली जनरेशन उसकी ज़िम्मेदार है। अब एक इन्वायरमेंटल साइंस की थ्योरी है कि जैसी ज़मीन आपको मिलती है ना, आपने अगली जनरेशन के लिए वैसी ज़मीन छोड़ के जानी है, उसको खराब नहीं करना। मसला ये है कि आज हम देखिए ना कि क्लाइमेट चेंज से लड़ रहे हैं, आज पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक के मसाइल पर हम कितनी ज़्यादा बात कर रहे हैं आए रोज़। और मैं इस पे मज़ीद आगे कोई मायूसी वाली बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप ये देखें पानी के मसले से हम किस तरह से लड़ रहे हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये जो तमाम एक कंट्रीब्यूशन है जो एक पिछली जनरेशन की तरफ से रिजॉल्व होनी चाहिए थी। अब जेन जी को क्यों इस तरह से गुस्सा है कि एक तो उन्होंने इस चीज़ को ठीक करना है, पहले तो उन्होंने पिछलों की गलतियों को ठीक करना है, और उस गलतियों के बाद प्रोग्रेस उसके बाद आगे आएगी। तो मैं ये समझता हूँ, आप मुझे जनरेशन जी के साथ ज़्यादा लग रहे हैं। नहीं, मैं एक बिल्कुल एक मुनासिब सी एक बात कर रहा हूँ कि जेन जी की भी खामियां मैंने बताई हैं, बट मैंने खूबियां भी बताई हैं कि उनको एक अवेयरनेस है, मगर बड़ों को तो अकेला छोड़ दिया। उनको अवेयरनेस है, लेकिन उनके साथ उसको जिद भी है जेन जी को। जेन जी पढ़ती नहीं है, और मैं ये बड़ा बरमला कह रहा होता हूँ लोगों में कि जेन जी की जो तारीख है ना, हिस्ट्री, मिसाल के तौर पे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जेन जी से पूछें तो जेन जी की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 2018 से शुरू होती है। 2018 से पीछे उनकी हिस्ट्री नहीं है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि पढ़ने की ज़रूरत है, रीडिंग की ज़रूरत है। सो क्रिएटर इकोनॉमी की आप बात करते हैं, पाकिस्तान की क्रिएटर इकोनॉमी तो टिकटॉक और यूट्यूब के बाद ख़त्म हो जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग?
आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं। मुझे आप एक बात बताएं ना कि आज एक यंगस्टर ने मिसाल के तौर पे इंस्पायर हुए हैं कि जी आने वाले वक्त में फोर्ब्स अंडर 30 के लिए सोशल इम्पैक्ट के लिए मैंने काम करना है। यस। तो वो क्यों काम करे कि जब आपने अपने टीवी चैनल पे एक ऐसे शख्स को बिठा दिया है जिसके जो गाता है और आप दूसरी लाइन आप सुन नहीं सकते, सारे मॉर्निंग शोज पे वो आ रहा है, ठीक है। एक जो लड़की तेज तेज बोलती है आपने उसको अपने टीवी शो पे बिठा दिया है। अब मुझे बताएं कि एक जो इंस्पायर होने वाला यूथ है और फिर ये जो आपके टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये सुबह उठते हैं, फैमिली व्लॉगिंग करते हैं और बताते हैं कि जी अब ये घर है, अब ये गाड़ी है। मुझे ये बताएं ना कि आपके यंगस्टर्स जो है वो ऐसी मिसालों से इंस्पायर होंगे जब आपके पास इंस्पायर हो रहे हैं, आप इनसे इंस्पायर हो रहे हैं। और जब कोई एक्चुअल आज कितने लोग हैं जो अब्दुल ईदी बनना चाहते हैं, कितने लोग हैं जी जो चाहते हैं कि जी अल खिदमत जैसा इदारा बने, अखुवत जैसा इदारा बने, और कितने लोग हैं जो फवाद खान बनना चाहते हैं, आई एम सॉरी, और दे वांट टू बी अ सेलिब्रिटी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, फिर भी फवाद खान की बात करें, मायरा खान, ये जितने ये बुनियादी तौर पर आर्टिस्ट हैं, इनकी ये अच्छे लोग है, ये अपनी मेहनत करके उस सतह पर आए हैं। लेकिन एक मोबाइल पकड़ा टिकटॉकर और उसे अपना घर दिखाया और उसके बाद इन्हीं यूथ ने इंस्पायर होके उसमें अपना हिस्सा डाला और जिसके बाद एक व्यूवरशिप बढ़ती गई और फिर इनको तमाम टीवी चैनल्स ने बुला के कवरेज दी, हुकूमतें एजाज़ात देती हैं, अवार्ड्स देती हैं। तो फिर आप बताएं ना कि आम यूथ जेन जी वो कहाँ जाए, वो इनकी तरह ना बने तो किन की तरह बने। मुझे सोसाइटी में आप एग्जाम्पल्स दिखाएं, मुझे पाकिस्तान में जो हमारी जनरेशन है उसमें कोई साइंसदानों की एग्जाम्पल्स भी दिखाएं, इवन अच्छे पोइट की एग्जाम्पल दिखाएं, अच्छे अफसाना निगार की एग्जाम्पल दिखाएं, आप अच्छे उस्ताद की एग्जाम्पल दिखाएं। वहाँ पर कुछ कमी हो गई जा। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी जो मुख्तलिफ सेक्टोरल है ना, इसमें हमें लोगों को, हुकूमतों को बुला के इन लोगों की जो है हौसला अफजाई करनी चाहिए, मीडिया को बुला के इनको टाइम देना चाहिए और इनको वो तमाम एजाज़ात, और अगर किसी की कोई कमी रह गई है, मैं आपको मिसाल के तौर पे जो काबिल शायर या फिर हमारे यहाँ काबिल जो आर्टिस्ट है ना, उनको तो वो अफलास से बाहर नहीं निकले, तो हुकूमत जब तक वो उनकी कमी पूरी नहीं करेगी और वो तब तक अपना वो टैलेंट दुनिया को सामने नहीं दिखा सकते, वो अपने लोगों के सामने नहीं दिखा सकते तो दुनिया को तो दूर की बात है। अगेन क्रिएटर इकोनॉमी की बात करते हैं आप, इसके बाद ट्विटर आप बैन कर देते हैं, विकिपीडिया आप बैन करते हैं और जो दिल चाहे आपका आप बैन कर देते हैं। हाउ कैन देन वी बी द पार्ट ऑफ क्रिएटर इकोनॉमी? देखिए, सबसे पहले जो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो लाहौर, इस्लामाबाद और कराची से बाहर निकल के दूर दराज के बैकवर्ड एरियाज़ में भी होना चाहिए। क्योंकि आप ये देखें कि ये जो फ्रीलांसिंग वाली और जो ई कॉमर्स वाली इकॉनमी है, इसमें आप शहरों के नाम देखें तो ये 3 बड़े शहर इसमें शामिल नहीं है जहाँ पर आप सारी इंटरनेट की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। दूसरी सतह पे पेमेंट गेटवे, ठीक है, जब तक आप जो है पेपॉल वगैरह की तरह या तो आप अपना एक पेमेंट गेट नहीं बनाएंगे, मेथड नहीं बनाएंगे, तब तक आप ये नहीं, क्योंकि अभी मिसाल के तौर पे पेमेंट मंगवानी हो या पेमेंट भेजनी हो, तरीके हैं, मौजूद हैं, लेकिन वो टैक्सेशन की सूरत में भी यूनिवर्सिटी की अपनी फ़ी भेजता हूँ, लेकिन वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप जब तक ये मसाइल हल नहीं करेंगे तो ई कॉमर्स की तरफ, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ और इससे मिलते जुलते जो एआई इंजीनियर्स के काम है, पाकिस्तान उस तरफ तरक्की नहीं कर सकता। फहद शहबाज जो कि 2026 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 में फीचर हुआ, डियाना अवार्ड लिया, उससे मैं गोइंग वायरल के अलमियों के बारे में सुनना चाहूँगी, जो पाकिस्तानी नौजवानों को इस वक्त एक मसला हुआ है कि वो वायरल हो जाना चाहते हैं। आप तो वायरल हो गए दुनिया में, बताइए फिर उसके बारे में कुछ। देखिए, हर किसी का जिस तरह से आपके पास बैंक होता है ना, आपके पास पैसे होते हैं, ये आपका एक कैपिटल है। इसी तरह से अगर आपका एक सोशल सर्कल होता है, ये एक कैपिटल मौजूद है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से वायरल होते हैं, कोई ऐसे क्लिप आ गया जिसकी वजह से आप वायरल हैं और आपने कोई ऐसी गुफ्तगू कर दी जिसकी वजह से आप वायरल हो गए, सो ये लॉन्ग टर्म नहीं होता। तो अगर आपने वाकई फेम की दुनिया में आना है और आपने राइट वे में अपने आप को ठीक भी करना है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप पढ़ते रहें, साथ साथ जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है आप उसमें पार्टिसिपेट करें। आप उससे जब वायरल होंगे ना,
तो वो फिर आपका ना रुकने का सिलसिला वो हमेशा के लिए रहेगा। देखिए ना, मैं आपको बताऊं कि मैं वकील हूं, तो पाकिस्तान में आए रोज़ वकील देखता हूं कि जी टिकटॉक बनाते हैं, आज ये कर लिया, आज ये कर लिया, आज ये कर लिया, वायरल होने के लिए, और वो वायरल हो भी जाते हैं। मगर आज भी उनमें से कोई एतजाज़ एहसन, अहमद बिलाल सूफ़ी, बैरिस्टर अली ज़फ़र, ठीक है, इन जैसे लोगों को रिप्लेस नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो फाउंडेशन है वो इल्म की है। तो इल्म की फाउंडेशन होना ज़रूरी है। ये स्टेरॉइड के पीछे ना जाएं, आप इसको लॉन्गर रन में सोचें। इतनी जगहों पे आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके ख्याल में यूथ के लिए सक्सेस क्या है? वो अब्बास ताबिश के भी एक शेर का मिसरा है ना, कि वो जो शेर है कि चलता रहने दो सिलसिला मियाँ दिलदारी का, आशिकी दीन नहीं कि मुकम्मल हो जाए। तो कंसिस्टेंसी, मेहनत आप करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जी आपने एक साल के अंदर ये अचीव करना है, आपने मेहनत करना है, थोड़ा करके आप अचीव कर लेंगे। अभी मिसाल के तौर पे डियाना या फोर्ब्स ना मिलता, तब भी मैं इसी तरह से इसी समत में आहिस्ता चलते जाता। और आपके ख्याल में आजकल के जवानों के लिए खुशी क्या है? आजकल के नौजवानों के लिए कि एप्रिसिएशन की सोसाइटी में बहुत कमी है। सही एप्रिसिएशन, आपके आसपास बैठा कोई आपको किसी चीज़ के ऊपर एप्रिशिएट नहीं करेगा, और ये बड़ी बदकिस्मती से, ऐसा नहीं है कि मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब आपके इर्द गिर्द का। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपकी कंपनी है ना, जिसके इर्द गिर्द आप बैठते हैं, उसे देखें कि उसका आपकी ज़िंदगी पे असर कितना पड़ रहा है। अगर असर नहीं पड़ रहा तो आप उसको फ़ौरन तब्दील करें। Thank you so much, Fahad Shehbaz. It was great to have you here. और what I'm taking from you is कि कुछ भी करना है तो उसके लिए पहले इल्म हासिल करना है। That is basically your basis. And if you want to go viral in any field of life, you have to go back to the learning first. Thank you for coming to the show. Welcome.